जो है मैथ्स की तुलना में आसान है, तो एक बार थोड़ा कॉन्फिडेंस बन जाएगा, फिर मैथ्स में आएंगे अपन। रीजनिंग से काम को चालू करेंगे। टोटल कितने क्वेश्चन आने हैं? 75, 80, 80, 2.5 नंबर के क्वेश्चन हैं। रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं, करीबन 20-21 प्रश्न आपको रीजनिंग के दिखाई देंगे। 20 से 21 प्रश्न आपको रीजनिंग के मिल जाएंगे। बीस 21 प्रश्न रीजनिंग के आते हैं इसमें। तो रीजनिंग से काम चालू करते हैं अपन। रीजनिंग बनाएंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद मैथ्स में आएंगे। मैथ्स भी चालू करेंगे तो बेसिक से ही पूरा चालू करेंगे, पूरा बेसिक कैलकुलेशन से ही सारी चीजों को देखेंगे। चलिए रीजनिंग के चैप्टर में आते हैं सीधे। सिलेबस वगैरह तो समझाया था आप लोग को पहले, याद है? मैथ्स में क्या क्या चैप्टर्स हैं कर लीजिए। रीजनिंग के क्या क्या चैप्टर्स हैं ये सारा कुछ बताया था ना, याद होगा आप लोग को? याद है कुछ चैप्टर, जैसे सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग की बात किया था रीजनिंग में, याद है? सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग, सुने चैप्टर का नाम? यहां से प्रश्न आता है हर साल। 2 प्रश्न यहां से दिख रहा है मेरे को, जितना मैंने पिछले 5-6 साल के पेपर को देखा, हर साल मेरे को 2 प्रश्न 3 प्रश्न दिख रहा है कोडिंग डिकोडिंग से। जैसे रीजनिंग पे ही काम चालू करेंगे। देखिए पहला जो चैप्टर है, हिंदी मीडियम वाले कितने हैं इसमें? हिंदी वाले और आप लोग इंग्लिश वाले हैं। पहला जो चैप्टर अपन देखेंगे ये है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा को इंग्लिश में बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, सांकेतिक भाषा का मतलब होगा कोडिंग डिकोडिंग। ये पहला चैप्टर अपन डील करेंगे, सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग। हर साल आप देखिएगा पिछले 5-6 साल के पेपर को, तो हर साल आपको 2 प्रश्न कम से कम यहां से मिल जाएंगे। 2 प्रश्न कम से कम हर साल। 2025 का पेपर देख लीजिए आप, 24 का देख लीजिए, 23 का देख लीजिए, 2 प्रश्न 3 प्रश्न आपको हर साल इस चैप्टर से दिखाई देंगे। समझना थोड़ा। दूसरा चैप्टर जो है ये है अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट बोलते हैं इसको। अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। ये चैप्टर लिखा क्यों? क्योंकि दोनों का बेस एक ही रहेगा। दोनों का बेस, दोनों का जो बेस बनाएंगे ना अपन, दोनों का बेस एक ही रहेगा। दोनों चैप्टर अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन दोनों का बेस जो बताऊंगा सेम रहेगा। दोनों में सेम चीजें लगेंगी, दोनों में सेम कंसेप्ट काम आएंगे। कुछ अलग अलग ऐसा नहीं कि इसमें अलग चीज की आवश्यकता, इसमें अलग चीज की आवश्यकता, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों को एक ही चैप्टर मान के चलिएगा। इसके बाद अगला एक चैप्टर लिख रहा हूं मैं, श्रेणी। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सीरीज। आइए, सीरीज एक बार लिख लीजिए। इसके बाद में एक चैप्टर लिख रहा हूं, सादृश्यता। सादृश्यता, इसको बोलते हैं एनालॉजी। एनालॉजी। एक और लिखिए, वर्गीकरण, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। और एक और लिखिए, लुप्त पद, मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म। ये 6 चैप्टर लिखिए पहले, काम चालू कराऊंगा इसके बाद में। रीजनिंग पे काम चालू करवा रहा हूं पहले, मैथ्स में भी काम चालू करेंगे, लेकिन पहले रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स पे काम कर लेते हैं। आसान है, थोड़ा सा फ्लो बन जाएगा आपका, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके बाद मैथ्स में आऊंगा मैं। ये 6 चैप्टर लिखा हूं मैं। देखो अगर बात करूं मैं यूपीएससी के पिछले 5-6 साल के पेपर की, तो यहां से आपको प्रश्न दिख रहे हैं 2-3 प्रश्न हर साल। यहां से आपको 2-3 प्रश्न दिख रहे हैं हर साल। ये 2 चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये वाले चैप्टर से तो प्रश्न आता ही है, यहां से भी प्रश्न आप देखिएगा आपको दिख जाएंगे। ये 3 चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन 3 चैप्टर से तो भरपूर प्रश्न दिख जाएंगे आपको। एक आपका सांकेतिक भाषा हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, एक आपका श्रेणी यानी सीरीज, और एक आपका लुप्त पद मतलब मिसिंग टर्म। एक आध प्रश्न कभी कभार यहां से, एक आध प्रश्न यहां से और यहां से भी आया हुआ है। ये 6 चैप्टर लाइन से क्यों लिखा हूं? क्योंकि इन 6 चैप्टर में आपको काम कैसा करना है समझना।
इन 6 चैप्टर में काम आपको करना है किस पे? नंबर्स पे। नंबर्स पे काम करना है आपको, और काम करना है किस पे? अक्षर पे, मतलब लेटर्स पे। लेटर्स पे इन 6 के 6 चैप्टर में आपको नंबर्स पे काम करना है और लेटर्स पे काम करना है। लेटर्स पे खेल खेलना सीख गए तो लेटर्स पे इन 6 के 6 चैप्टर में क्वेश्चन मिलेंगे आपको। लेटर्स का मतलब समझ आ रहा है ना? ABCDEFGH इसकी बात कर रहा हूं मैं। अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट के अक्षरों की बात कर रहा हूं। ए से लेके जेड तक ये पूरा क्या कहलाएगा? अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट। और ABCD ये सब क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स हैं ये सब। तो इन 6 के 6 चैप्टर में आपको लेटर्स पे क्वेश्चन दिखाई देंगे, 6 के 6 चैप्टर में। इनमें से ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जहां पे लेटर्स पे, मतलब अक्षरों पर प्रश्न ना बने। जैसे एक एक एग्जांपल लिखते जाता हूं मैं। सांकेतिक भाषा का कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं। जैसे ये देखिए, लेटर्स पे काम चालू हो जाएगा सीधे। जैसे आंसर का कोड मैंने क्या लिख दिया? 80, और आपसे पूछ लिया मॉडर्न का कोड क्या होगा। मॉडर्न का कोड आपसे पूछ लिया, पूरा लेटर्स पे खेल खेलना है। देखो ना, आंसर का कोड मैंने कितना लिखा? 80, और मॉडर्न का कोड आपसे पूछ लिया। तो देखा जाए तो लेटर्स पे ही तो पूरा खेल खेलना है आपको। या फिर मैं आंसर का कोड ऐसा लिख दिया, ये देखिए आंसर का कोड मैं लिख दिया इस प्रकार से। ये देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 26, 14, 19, 23, 22, 18, और आपसे मॉडर्न का कोड पूछ लिया। ये देखिए, और क्वेश्चन कैसा बना दूंगा मैं? जैसे आंसर का कोड मैंने लिख दिया एग्जांपल के लिए ZMHDVI, और आपसे मॉडर्न का कोड पूछ लिया। मॉडर्न का कोड पूछ लिया। तो आप देख सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग में पूरा का पूरा खेल किस पे होगा? लेटर्स पे होगा। पूरा खेल लेटर्स पे होगा। अक्षरों पर खेल अगर आप सीख गए तो आपका ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। 2 प्रश्न मान के चलिए आपको मिलेगा सीसेट में। इसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट में भी पूरा खेल लेटर्स का ही होगा। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लगभग 8 से 9 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने होते हैं। 8 से 9 टाइप के क्वेश्चन हैं। जैसे आपको बोल दूंगा मैं कि आंसर कोई वर्ड है, अब इस वर्ड के लेटर्स का यूज करके कौन सा वर्ड आप बना सकते हैं, कौन सा वर्ड आप नहीं बना सकते। आंसर कोई वर्ड है, इस वर्ड के लेटर्स का यूज करके कौन सा वर्ड बना सकते हैं, कौन सा नहीं बना सकते। तो पूरा खेल लेटर्स पे ही चल रहा है। जैसे मैं आपको 4-5 आपको मैं वर्ड्स दे दूंगा इस प्रकार से, और बोलूंगा इनको इंग्लिश डिक्शनरी में अरेंज करिए। अरेंज करने पर कौन सा वर्ड पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। लेटर्स पे ही खेल चल रहा है। समझ पा रहे हैं? जैसे मैं आपको बोल दूंगा कि आंसर वर्ड के लेटर्स को इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करिए, और अरेंज करने पर कितने लेटर्स का स्थान जो है वो अनचेंज्ड है। अनचेंज्ड है। तो पूरा खेल लेटर्स पे बन रहा है। मतलब दूसरे चैप्टर में भी 8 से 9 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, और पूरा खेल आपको लेटर्स पे ही खेलना है, अक्षरों पर। तो पहला चैप्टर भी पूरा अक्षरों पर बेस्ड है, और दूसरा चैप्टर भी पूरा अक्षरों पर बेस्ड है। मतलब यहां भी लेटर्स पे खेल खेलना है, और यहां भी आपको लेटर्स पे खेल खेलना है। तीसरा जब चैप्टर आएगा आपका सीरीज, यहां से आपका दोनों खेल चालू हो जाएगा। नंबर्स पे सीरीज और लेटर्स पे सीरीज, दोनों खेल चालू हो जाएगा। श्रेणी में सीरीज में आपको नंबर्स पे भी खेल खेलना है और लेटर्स पे भी। नंबर्स पे खेल खेलने का मतलब ऐसा, ये देखो, नंबर्स पे खेल खेलने का मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा। ये देखिए, जैसे ये एक सीरीज में लिखा और आपको बोल दिया नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। ये देखिए, नंबर्स पे खेल चालू हो गया। लेटर्स पे भी प्रश्न बन जाएगा। लेटर्स पे प्रश्न बनने का मतलब, जैसे मैं लिख दिया AXBY, यहां पर लिख दिया, या AZ ले लो इसको, AZBYCXDW, और नेक्स्ट पूछ लिया। कहने का मतलब सीरीज में नंबर्स पे भी क्वेश्चन आएंगे और लेटर्स पे भी क्वेश्चन आएंगे। तो सीरीज 2 टाइप का देखेंगे आप, नंबर्स पे भी और लेटर्स पे भी। एनालॉजी की बात करूंगा तो एनालॉजी में भी क्वेश्चन आपके लेटर्स पे आएंगे और नंबर पे आएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, मैं बोल दिया यहाँ पे 5 का रिलेशन 7 से है, तो बताइए 9 का रिलेशन किससे होगा। ये एनालॉजी का प्रश्न है, एनालॉजी का साइन है। ये बताता है कि इधर पे जो रिलेशन है वैसा ही रिलेशन उधर पे होना चाहिए। तो नंबर्स पे आगे देखो, इसी को मैं बोल दिया कि LM का रिलेशन ON से है, तो फिर मैं आपसे पूछ लिया कि CJ का रिलेशन किससे होगा। ये देखिए, ये आ गया प्रश्न किस पे, लेटर्स पे आ गया।
समझ पा रहे हैं? मैं एक ब्रीफ बता रहा हूं कि इन 6 चैप्टर में प्रश्न कहां से किस प्रकार के बनेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर नंबर्स पे क्वेश्चन और लेटर्स पे, यहां पे भी नंबर्स पे और लेटर्स पे, इसमें भी नंबर्स पे प्रश्न बनेंगे और लेटर्स पे बनेंगे। नंबर्स पे कैसे बनेंगे? नंबर्स पे ऐसे लिख देगा, ये देखिए क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो जाएगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। ये देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दे देगा और बोलेगा कि इन चारों में से कौन अलग है। क्लासिफिकेशन का मतलब इन चारों में से अलग कौन है। 4 नंबर्स आपको दिए हैं और बोला इन चारों में अलग कौन है। अलग का मतलब कि इन 4 में से 3 में एक सिमिलैरिटी है और एक अलग है, वो अलग कौन है वो छांटना है आपको। तो ये चैप्टर में नंबर्स पे क्वेश्चन आएंगे और लेटर्स पे आ जाएंगे। लेटर्स पे क्वेश्चन आने का मतलब ऐसा दे देगा, ये देखिए 4 ऑप्शंस आपको इस प्रकार से दे देगा, जैसे लिख दिया यहाँ पे एलओ, जैसे लिख दिया आरआई, जैसे लिख दिया एजेड और जैसे लिख दिया एमएल। आपको बोला इन चारों में से 3 में एक सिमिलैरिटी है, एक अलग है, अलग को छांटो। तो क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन का मतलब 4 में से अलग को बताना है, कौन है अलग इसमें से। अलग मतलब 3 में एक सिमिलैरिटी है, एक अलग है। तो यहां पे क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं नंबर्स पे भी आ रहे हैं और लेटर्स पे भी आ रहे हैं। मिसिंग टर्म में आएंगे तो मिसिंग टर्म के क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे आप। मिसिंग टर्म के तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, एक बॉक्स ऐसा बना देगा, ये सब आपको दे देगा और ये आपसे पूछ लेगा। अब ये क्वेश्चन आपको नंबर्स पे भी दे सकता है और लेटर्स पे भी दे सकता है। ये तो बहुत सारा वैरायटी है, ऐसे कुछ भी डायग्राम्स आपको बना करके ये सब दे देगा, ये देखिए, और ये पूछ लेगा। तो लॉजिक ढूंढना है कि किस लॉजिक से ये तीनों चारों में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन आपको, लॉजिक आपको ढूंढना है। तो यहां पर भी प्रश्न आपको नंबर्स पे भी मिलेंगे और लेटर्स पे भी मिलेंगे। समझ पा रहे हैं? तो शुरू के 2 चैप्टर में क्वेश्चन आपको केवल लेटर्स पे मिलेंगे, आगे जाके इन चारों चैप्टर में क्वेश्चन आपको लेटर्स पे भी मिलेंगे और नंबर्स पे भी मिलेंगे। ये है एक ब्रीफ। इसके अलावा इन 2 चैप्टर में थोड़ा समझना, इन 2 चैप्टर में क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज के भी मिलेंगे। जनरल नॉलेज के इन 2 चैप्टर में, एक आपका एनालॉजी और एक आपका क्लासिफिकेशन। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कैसे बनेंगे? जनरल नॉलेज के क्वेश्चन मतलब वर्ड्स पे क्वेश्चन पूछेगा। वर्ड्स पे कैसे पूछेगा? देखो जैसे यहां लिख देगा मध्य प्रदेश, यहां पे लिख देगा भोपाल, यहां पे लिख देगा उत्तर प्रदेश और यहां पे लिख देगा क्वेश्चन मार्क। तो मध्य प्रदेश का रिलेशन जिस प्रकार भोपाल से है उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का रिलेशन किससे होगा? जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो गया। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है लेकिन जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो गया। तो एनालॉजी में एक और वैरायटी हो गया कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी आते हैं, कहने का मतलब कि वर्ड्स पे बेस्ड। वर्ड्स पे मध्य प्रदेश का रिलेशन भोपाल से है तो उत्तर प्रदेश का रिलेशन किससे होगा? जैसे यहां पर आपको कोई देश दे दिया, कोई कंट्री, और यहां पर क्या दे दिया? उसका करेंसी। तो आपको दूसरा कंट्री देकर के उसका करेंसी पूछ लेगा, जनरल नॉलेज का हो गया। कोई कंट्री देकर के उसका कैपिटल दे देगा, दूसरे कंट्री का कैपिटल आपको बताना होगा। तो ये तो जनरल नॉलेज हो गया पूरा। ये सेम यही प्रश्न आपको क्लासिफिकेशन में दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे क्लासिफिकेशन में? जैसे आपको 4 वर्ड्स दे देगा, 4 वर्ड्स दे देगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो भोपाल लिख दिया, यहां पर जयपुर लिख दिया, यहां पर लखनऊ लिख दिया और यहां पर मान लो बिलासपुर लिख दिया। अब बोला इन चारों में से अलग कौन है? तो अलग कौन हो जाएगा? बिलासपुर, क्योंकि ये तीनों क्या हैं? कैपिटल हैं। तो 3 सिटीज कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रही हैं और एक क्या है? कैपिटल नहीं है। समझ पा रहे हैं? ये इन 6 चैप्टर का एक पिक्चर समझा रहा हूं आपको कि इन 6 चैप्टर में किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। एक कहानी तो समझ में आए कि प्रश्न कैसे बनने वाले हैं। इसीलिए इन 6 चैप्टर को एक साथ पढ़ा जाता है, मतलब लिंक में पढ़ा जाता है। ये पढ़ने का तरीका होता है, ऐसा नहीं किसको पढ़ लिए उसके बाद पता ही नहीं है इस चैप्टर का। लिंक में पढ़ा जाता है, क्योंकि लेटर्स पे जितना भी बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आज लिखवाऊंगा आपको, जितना भी बेसिक इंफॉर्मेशन लेटर्स को लेकर के, जितना बेसिक इंफॉर्मेशन आज मैं आपको लिखवाऊंगा वो इन 6 के 6 चैप्टर में काम आएगी। इसीलिए बता रहा हूं मैं कि किस चैप्टर में किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, तब थोड़ा इंपॉर्टेंस को समझेंगे। वरना बच्चों को लगता है कि अभी जो मैं इंफॉर्मेशन लिखवाऊंगा, जिद करूंगा कि इसको याद करना, तो बच्चों को लगेगा केवल इसी चैप्टर में काम आएगा। इसी चैप्टर में काम नहीं आएगा, 6 चैप्टर में काम आएगा। तो देख पा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग में कैसे क्वेश्चन बनेंगे? सोच पा रहे हैं? आंसर का कोड लिख दिया, मतलब कोड को क्या करना है? डिकोड। आंसर का कोड मैंने 80 कर दिया, तो वो कोड को क्या करना है? डिकोड। कि किस बेसिस पे, किस लॉजिक से आपने आंसर का कोड को 80 लिखा है, तो कोड को डिकोड करना है आपको। अब कोड इस प्रकार का हो सकता है, इस प्रकार का हो सकता है, इस प्रकार का, बहुत सारे तरीके हैं कोड बनने के। तो देखेंगे अपन एक मोटे मोटे तौर पे ये समझ में आ रहा है सर कि कोड आप करेंगे, हम उसको क्या करेंगे? डिकोड करेंगे।
कोड को डिकोड करने का मतलब कोड को खोजना। जैसे मान लो मेरे फोन का पासवर्ड है, वो आप खोज लिए, इसका मतलब आपने कोड को क्या कर दिया है, डिकोड कर दिया। तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होगा, क्या अप्रोच होगा, वो सब मैं आऊंगा। इंग्लिश अल्फाबेट में आपने देखा कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो इंग्लिश अल्फाबेट के क्वेश्चंस 8-9 टाइप के होते हैं। कोई वर्ड दे देगा, उस वर्ड के लेटर्स का यूज करके कौन सा वर्ड बना सकते हैं, कौन सा वर्ड नहीं बना सकते। कुछ वर्ड्स आपको लिख करके दे देगा, बोलेगा इनको इंग्लिश के डिक्शनरी में जमाओ, शब्दकोश में जमाने पर क्या सीक्वेंस होगा। इनके लेटर्स को बोलेगा कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो, तो कितने का पोजीशन अनचेंज्ड रहेगा, कितने का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ऐसे 7-8 टाइप के प्रश्न बनते हैं कम से कम। श्रेणी सीरीज में आप देख पा रहे हैं, ऐसा नंबर्स पे सीरीज दे देगा और ऐसा लेटर्स पे सीरीज दे देगा। बोलेगा बताओ अगला टर्म क्या होगा, बोलेगा बताओ अगला टर्म क्या होगा, या बीच का टर्म पूछ लेगा आपसे। एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलैरिटी। ये एनालॉजी का चिन्ह रहेगा इस प्रकार का, इधर के नंबर्स पे जो रिलेशन है वही रिलेशन इधर के नंबर्स में होना चाहिए। तो आपको 5 का रिलेशन 7 से कैसे है ये फाइंड करना होगा। तो आपको थोड़ा मोड़ा बताया भी था पहले क्लासेस में कि 5 का रिलेशन 7 से ऐसा नहीं करेंगे कि 5 में 2 जोड़े तो 7 आ गया, तो 9 में 2 जोड़े तो 11 आएगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचना है आपको, इतना आसान नहीं है कि 5 में 2 ऐड करने पर 7 आएगा तो 9 में 2 ऐड करने पर 11 आएगा। ऐसा तो बिल्कुल, ये तो सोचना ही नहीं है। जब इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो ये सोचना ही प्रतिबंधित होगा, ये सोचना ही नहीं है। जो नहीं करना है उसमें पहला स्टेप यही होगा कि 5 में 2 जोड़े तो 7, 9 में 2 जोड़े तो 11। 11 तो इतना घटिया आंसर है कि ऑप्शन में भी नहीं मिलेगा आपको, समझ आ रहा है। 11 तो ऑप्शन में भी नहीं मिलेगा आपको। मैं वो रिलेशन कैसे बैठाया हूं, 5 का स्क्वायर कितना 25 और 25 के डिजिट्स का टोटल कितना 7, ये रिलेशन है 5 का 7 से। तो 9 का स्क्वायर कितना 81 और टोटल कितना हो जाएगा 9। तो आंसर क्या होता है इसका 9 होता। तो वो आप कैसे सोचेंगे वो सब पे मैं काम कराऊंगा, कैसे सोचना है। तो एनालॉजी के प्रश्न आपको ऐसे दिखेंगे नंबर्स पे, और आपको लेटर्स पे ऐसे दिखेंगे कि एलएम का रिलेशन ओएन से है तो सीजे का रिलेशन किससे होगा। इसके अलावा एनालॉजी के क्वेश्चन मैंने क्या बोला आपको, इस प्रकार से जनरल नॉलेज के भी देखने को मिल सकते हैं। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि 4 नंबर्स आपको दिए हैं, चारों में अलग कौन है बताओ। 4 लेटर्स के ग्रुप आपको दिए हैं, चारों में अलग कौन है बताओ। 4 आपको वर्ड दिए हैं, चारों में अलग कौन है बताओ। तो 3 में एक सिमिलैरिटी होगी और एक क्या होगा अलग। लास्ट में आता है मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म के क्वेश्चन आप जानते ही हैं, मिसिंग टर्म के क्वेश्चन आपको पता ही है किस प्रकार के बनते हैं। इसमें तो बहुत सारा वैरायटी आ जाएगा, अलग अलग प्रकार के डायग्राम बना करके। ये प्रश्न आपको नंबर्स पे भी मिलेंगे और लेटर्स पे भी मिलेंगे। अब 1-2 प्रश्न दिखाता हूं, जैसे मैं इंपॉर्टेंस समझा रहा हूं आपको। जैसे सीरीज का एक प्रश्न आपको दिखा रहा हूं मैं, और यूपीएससी के टीचर्स जो दिल्ली साइड के हैं वो उसको एक्सप्लेन कैसे किए थे वो समझा रहा हूं। जैसे देखो ये प्रश्न पिछले साल का ही है, एक इस स्तर के प्रश्न आए हैं। अब इसीलिए बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। देखो बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उसका रीजन यही है। देखो इस प्रकार के प्रश्न आए हैं सीरीज के, पिछले साल का प्रश्न है ये प्रश्न आया था 3, 14, 39, 84 क्वेश्चन मार्क 258। ऑप्शन ऐसे हैं इसके 150, 155, 160, 176। यूपीएससी का ही क्वेश्चन लिया सीधे मैं एक कहानी समझा रहा हूं आपको। पहले चैप्टर से मैं काम चालू करवाऊंगा, मैं आपको दिखा रहा हूं और बता रहा हूं कि कैसे पढ़ा रहे हैं। ये क्वेश्चन आया था, मिसिंग टर्म पूछा था क्या होगा। ये मतलब ये सीरीज का ये वाला टर्म स्किप कर दिया था, बोला था ये टर्म क्या होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिए थे सुनना। जो एक्सप्लेनेशन देते हैं दिल्ली साइड के टीचर, वो कैसा एक्सप्लेनेशन इसका दिए थे, इसका एक्सप्लेनेशन समझना। वो कैसा दे रहे हैं दिल्ली साइड के टीचर, देखना ना, इसको देखना सर्च करके यूट्यूब में इस क्वेश्चन को, कैसा एक्सप्लेनेशन दिए थे। वो ऐसा एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि ये 3 जो है ना, ये क्या है पता है, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, ऐसा है। 3 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 है। ये 14 क्या है, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 है। ये 39 क्या है, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3। ये 84 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4। तो ये क्या होना चाहिए, 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5। 125 प्लस 25 प्लस 5, आंसर कितना 155। ये क्या है, 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 6। तो जो क्वेश्चन मार्क था उसके प्लेस पे क्या आएगा, 155 आएगा। समझ आ रहा है। ये यूपीएससी का पिछले साल का क्वेश्चन था, यूपीएससी का पिछले साल का क्वेश्चन है ये। लेकिन आप मेरे को बताओ ये सब सोच पाओगे आप एग्जाम में,
कि 1 का क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 है, 2 का क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 है, ये सोच पाओगे क्या आप? ये तो मैं आप लोग को 1 महीने का समय दूंगा कि बिना किसी का हेल्प लिए सोचना, तो भी नहीं सोच पाओगे। एग्जाम में तो छोड़ दो, 1 महीने का समय देके इस क्वेश्चन को मैं छोड़ दूं कि आप किसी और चीज का हेल्प मत लेना, यूट्यूब का, गूगल का, और इस प्रश्न का उत्तर खोज के लाना किसी लॉजिक के तहत, तो भी आप ये नहीं सोच पाते। और ऐसा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं टीचर, तो ऐसा बताने के बाद तो बहुत आसान लग रहा है कि अच्छा यही था क्या, ऐसा लगता है कि अरे यही था, ये तो कर लेते, लेकिन इस चीज को खुद से सोच पाएंगे कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। तो रीजनिंग के अप्रोच होते हैं, रीजनिंग में पूरा का पूरा अप्रोच पे काम चलता है, पूरा अप्रोच पे काम। मैं आपको देखना नहीं, इसी क्वेश्चन को कराऊंगा, इतना आराम से कर लेंगे। मैं सब इंस्पेक्टर के बैचेस में कराया हूं इस प्रश्न को, वो लोग बनाए हैं इस प्रश्न को बिना बताए कि यूपीएससी का प्रश्न है। सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनमें रीजनिंग का बहुत बड़ा वेटेज है। व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, उनमें रीजनिंग का बहुत बड़ा वेटेज है, उनको कराए हुए प्रश्न सीरीज पढ़ाते समय इस लॉजिक से नहीं बनाए हैं, अलग लॉजिक रहेगा। वो सीरीज को देखेंगे पहले, और सीरीज को देख करके एनालिसिस करेंगे कि वो सीरीज डिफरेंस का है कि मल्टीप्लीकेशन का है। समझ आ रहा है? मैं उनको ऐसे पढ़ाया था कि सीरीज को देखो, सीरीज को देखेंगे, सीरीज को देख करके पहले पहचानना है आपको कि वो सीरीज जो है वो सीरीज डिफरेंस का है कि मल्टीप्लीकेशन का है। तो उसके भी स्टेप्स में उनको बताया था कि सीरीज को देखो, जैसे इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे इनमें से कुछ भी आता तो लमसम 150 के आसपास था ये, इसका मतलब ये सीरीज डिफरेंस का है, क्योंकि 150 का डबल भी नहीं है 258, मतलब ये सीरीज है डिफरेंस का। ये स्टेप्स होते हैं पहचानने के। लास्ट के 2 को देखते हैं, अगर डबल या उसके आसपास है तो सीरीज डिफरेंस का होता है। 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना ऐसा है ना, तो सीरीज होता है मल्टीप्लीकेशन का। तो डिफरेंस का सीरीज है, तो मैंने उनको समझाया कि समझ में नहीं आ रहा है तो डिफरेंस डिफरेंस खेलो। कितना होगा डिफरेंस 11, यहां पे कितना होगा डिफरेंस 25, यहां पे डिफरेंस कितना होगा जल्दी बताओ मेरे को, कितना हो जाएगा देख लो, 45 होगा। ये डिफरेंस पता है क्या मेरे को? नहीं, क्योंकि ये अननोन था। ये डिफरेंस पता है क्या मेरे को? नहीं, क्योंकि ये अननोन था। अब इसको देख करके दिमाग दौड़ाए, नहीं समझ में आया सर, इसको देख करके भी समझ में नहीं आया, तो फिर यहां पर डिफरेंस डिफरेंस खेले, कितना आ जाएगा डिफरेंस 14, यहां पर कितना आ जाएगा 20। ये वाला मेरे को नहीं पता, ये वाला मेरे को नहीं पता। अब इतना प्रैक्टिस कर लोगे आप कि आपको समझ में आ जाएगा कि सेकेंड स्टेप में आने के बाद डिफरेंस सेम हो जाता है। सेकेंड स्टेप में आने के बाद डिफरेंस कॉमन हो जाता है। कॉमन, कॉमन का मतलब जैसे 14 से कितना हुआ 20, तो 20 के बाद कितना होगा, गारंटी 26 होगा। 26 के बाद कितना होगा 32 होगा। अब ये 26 मिल गया तो ये वाला मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 45 प्लस 26 कितना हो जाएगा 71। अब ये 71 मिल गया तो 84 प्लस 71 कितना आ जाएगा 155। देखिए ऐसे आंसर निकालना है आपको, समझ आ रहा है? वेरीफाई भी हो जाता, कैसे वेरीफाई हो जाता आप देख लो, ये कितना आएगा 103 आएगा, 71 प्लस 32 103, तो 155 में 103 ऐड करने पर 258 आता है। तो वेरीफाई भी हो जा रहा है कि आपका उत्तर सही है। ये अप्रोच होगा आपका। ये सब देखने सुनने में अच्छा लगता है लेकिन बनेगा नहीं, तो जो बने उसको पढ़ना पड़ेगा आपको, उसके लिए समय देना पड़ेगा। घूमते फिरते आओगे फिर वैसे ही जैसे मैथ्स में करते थे, फिर बोलोगे समझ नहीं आएगा। मेरे क्लास में तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रेगुलर आ पाओगे तो पढ़ना, मैं तो थक हार के इस बार पढ़ा रहा हूँ। रेगुलर आ पाओगे तो पढ़ना, क्योंकि ये सब अप्रोच आपको मैं बता रहा हूँ अभी, केवल मैं इसीलिए समझा रहा हूँ चीजों को कि आप रेगुलर आओगे तो मैं सिखा पाऊंगा, क्योंकि ऐसी अप्रोच आप तभी सीख पाएंगे जब आप रेगुलर आएंगे। और ये सब में नहीं कर पाओगे, देखना ना, ये सब दिमाग दौड़ेगा ही नहीं, ये सब सोच ही नहीं पाओगे। अरे पढ़ाने वाला नहीं सोच पाएगा, मैं नहीं सोच पाऊंगा इसको यार, ये वाहियात इतना जो लॉजिक है उसको मैं नहीं सोच पाऊंगा, लेकिन मैं इस प्रश्न को कैसे बनाता, ऐसे बनाता। समझ आ रहा है कितना सिंपल हो गया देखो। और इससे पहले 4-5 प्रश्न का प्रैक्टिस आप करे रहोगे तो आपको समझ में आएगा कि सेकंड स्टेप का डिफरेंस कॉमन हो जाता है। कॉमन का मतलब 14 के बाद कितना बढ़ा 6, तो 20 के बाद 6 बढ़ के 26 होगा, 26 के बाद 6 बढ़ के 32 होगा। तो ये वाला मेरे को क्वेश्चन मार्क मिल गया, 45 प्लस 26 कितना 71, ये वाला मिल गया 71 प्लस 32 कितना 103, तो मेरा आंसर आ गया 84 प्लस 71 कितना 155। वेरीफाई भी हो गया, 155 में 103 को ऐड किया कितना 258, वेरीफाई भी हो गया। ऐसे बनाना है आपको। एक और आया था 2024 में, सीरीज का ही प्रश्न, 2024 में सेम ऐसा ही प्रश्न आया था एक और 2024 में। तो ये सीरीज का प्रश्न है, कराऊंगा, ऐसा नहीं कि ये सब मैं खत्म कर रहा हूं ऐसे बता के, मैं एक पिक्चर आपको दिखा रहा हूं। रेगुलर अटेंड करोगे चीजों को तो समझ में आएंगी चीजें, चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ्स हो। ये दोनों ऐसे विषय हैं कि आप रेगुलर अटेंड नहीं करेंगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी।
कोई नहीं समझा सकता। और मेरी क्लास में रेगुलर अगर बैठे रहेंगे तो अप्रोच का ही खेल है। रीजनिंग बुक में देख करके नहीं पढ़ पाओगे, बुक में तो ऐसा लिखा है। आप बुक में जब पढ़ोगे ना इस क्वेश्चन को, तो बुक में ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया है, और ऐसा एक्सप्लेनेशन देख करके आपको लगेगा ठीक है यार बन गया। बनना थोड़ी बोलेंगे उसको यार। आप बुक में इस क्वेश्चन को पढ़ रहे थे, आपको समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा, तो आपने ऐसा पेज पलटा, एक्सप्लेनेशन में आए और देखिए कि ऐसा किया है, ठीक तो है, फिर तो ऐसा लगेगा कि ठीक तो है, किया है तो बन रहा है अब। लेकिन वो लॉजिक खुद से सोच पाए क्या? आप नहीं सोच पाए। लॉजिक खुद से सोच पाओ तो समझ में आ रहा है कि आप सही जा रहे हो, लेकिन लॉजिक आपने खुद से सोचा क्या? नहीं, है तो बुक में देखा, और जो कि इम्पॉसिबल है कि एग्जाम में आप इस लॉजिक को पकड़ पाएंगे, इम्पॉसिबल है, एग्जाम में पकड़ ही नहीं पाएंगे इस लॉजिक को। तो पूरा अप्रोच पे है। ये तो डिफरेंस का सीरीज हो गया। ऐसा ही सीरीज आता है एक मल्टीप्लीकेशन का, तो सीरीज को देख के पहचानेंगे आप। डिफरेंस का सीरीज अगर है ना तो नहीं बन रहा है, तो डिफरेंस डिफरेंस खेलने पर आंसर तो आएगा ही, गारंटीड आएगा। समझ आ रहा है? सीरीज अगर डिफरेंस का है तो डिफरेंस डिफरेंस खेलने पर आंसर आएगा ही। सीरीज अगर मल्टीप्लीकेशन का है तो मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन खेलने में आंसर आएगा ही। यह अप्रोच होता है सीरीज के चैप्टर को पढ़ने का। यह नहीं होता कि ये सब देख करके खत्म कर रहे हैं आप इसको। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग के भी बहुत सारे प्रश्न आए हैं, उनको भी अपन डील करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं कोडिंग डिकोडिंग के भी, उनको भी डील करेंगे अपन। तो मैं अब लेटर्स को लेकर के बेसिक इंफॉर्मेशन पूरी लिखवा रहा हूं। जो जो इन 6 चैप्टर में काम आएगी वो सारी बेसिक इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे लिखवा रहा हूं। वो चीजें याद रहेंगी, वो चीजें ध्यान रहेंगी, तो ही इन 6 चैप्टर पे काम कर पाएंगे आप। आप मोटा मोटा ये समझ लो कि आपको नंबर्स पे खेल खेलना आना चाहिए और लेटर्स पे। ये 6 चैप्टर खत्म हो जाएंगे आपके। नंबर्स पे खेल खेलना आना चाहिए। नंबर्स पे खेल खेलने का मतलब समझ आ रहा है? अगर आपके सामने 144 लिखा हुआ आ जाए, 144 लिखा हुआ आ जाए, तो आपको 12 का स्क्वायर ऐसा दिखना चाहिए। समझ आ रहा है? 12 का स्क्वायर है, ऐसा दिखना चाहिए, तब आप रीजनिंग सही कर पाएंगे इन चैप्टर्स में। 170 लिख दूं तो आपको याद आना चाहिए 13 का स्क्वायर प्लस 1 है ये, 13 का स्क्वायर प्लस 1 है ये। इतना तक खेल खेलेंगे अपन। अगर मैं 222 लिख दूं तो आपको दिखना चाहिए कि इसके आसपास है 216, 6 का क्यूब, और 225, 15 का स्क्वायर। ऐसा दिखने लगेगा तब आप नंबर्स पे खेल सीख पाएंगे। तो प्रैक्टिस से दिखेगा वो। तो लेटर्स पे खेल और नंबर्स पे खेल, ये खेलना है बस। ये खेल लिए तो 6 चैप्टर खत्म हो गए आपके। इसके बाद 2-3 चैप्टर और मेन है, जैसे घड़ी के प्रश्न, क्लॉक के प्रश्न बहुत आए हैं। एकदम इंटरेस्टिंग चैप्टर है और कंसेप्ट है पूरा, उसमें कुछ याद बात नहीं करना पड़ेगा। एक कैलेंडर का चैप्टर आता है, कैलेंडर, वहां से भी बहुत सारे प्रश्न आए हैं। घड़ी और कैलेंडर, क्लॉक और कैलेंडर, वो सब बाद में देखेंगे, फिलहाल इनको खत्म करेंगे अपन। चलिए तो चालू करते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन जो जो लिखवाऊंगा वो लिखेंगे। चलिए सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन में लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट। 6 चैप्टर का पूरा बेसिक लिखवा रहा हूं ना, 6 चैप्टर में पूरा काम आएगा ये, इसीलिए एक पूरा कहानी बता दिया अभी आपको मैं। बेसिक इंफॉर्मेशन, सबसे पहली बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट सभी को याद है, ए से जेड तक। कितने होते हैं टोटल अक्षर? कितने? 26 लेटर्स होते हैं, लेकिन जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा लिखना उसको। ए से लेके एम तक को एक लाइन में लिखो, ए से लेके एम तक। ए से लेके एम तक को एक लाइन में लिखेंगे आप। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, कारण बताऊंगा मैं आपको। और एम के नीचे से चालू करेंगे, ऐसा लिखना, एन ओ पी। ये सब कारण आपको समझाऊंगा ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं। ये लगेगा ये सब क्या लिख रहे हैं, लेकिन यही सब है रीजनिंग, ध्यान रखिएगा। लगेगा कि ये सब क्या लिखवा रहे हो, ABCD क्या ही लिखवा रहे हो, लेकिन यही सब है रीजनिंग में। पूरे 6 चैप्टर में ये सब की आवश्यकता पड़ेगी और हर जगह पे पड़ेगी, इसीलिए बहुत जरूरी है लिखना। तो जैसा लिखवाया हो वैसे लिखेंगे, ए से एम तक एक लाइन में, एम के नीचे से फिर NOPQRS ऐसा चालू करते हुए ए के नीचे जेड तक पहुंचेंगे आप। अब ऐसा क्यों लिखवाए उसके कारण में चर्चा करेंगे अभी आगे चल के, इसका कारण पे चर्चा करेंगे क्या ऐसा ही क्यों लिखवाए हो। अगला बेसिक इंफॉर्मेशन आता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू हिंदी में
प्लेस वैल्यू ही याद रखिए इसको, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है, ध्यान से समझना, प्लेस वैल्यू होता क्या है इसको समझना। प्लेस वैल्यू क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं अपना नाम लिखता हूं, मान लीजिए मैं अगर अपना नाम लिखा तो मेरे नाम में लेफ्ट टू राइट चलने पर, लेफ्ट टू राइट चलने पर, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जैसा अपन चलते हैं, लिखते भी तो अपन ऐसे ही है ना, देवनागरी लिपि भी तो है अपनी, ऐसे ही लिखते हैं ना अपन, लेफ्ट टू राइट ऐसा लिखते हैं, राइट टू लेफ्ट थोड़ी लिखते हैं अपन, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। तो जैसा अपन लिखते हैं वैसे ही लिखने पर, वैसे ही चलने पर, जो लेटर जिस पोजीशन पे आ रहा है, जो लेटर जिस पोजीशन पे आ रहा है उसको उसका क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू बोलते हैं। जैसे मेरे नाम में लेफ्ट टू राइट चलने पर आर का पोजीशन क्या आ रहा है, पहला, तो मेरे नाम का फर्स्ट लेटर क्या है, आर, मेरे नाम का सेकंड लेटर क्या है, ए, मेरे नाम का थर्ड लेटर वी, और मेरे नाम का फोर्थ लेटर क्या है, आई है। समझ आ रहा है। तो वैसे ही अंग्रेजी वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फाबेट में, फिर से लिख रहा हूं मैं, जितना लिखेंगे उतना याद होगा, फिर से लिख रहा हूं, ये देखिए, ये फिर से मैं पूरा लिख रहा हूं। ये इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा इसका इंपॉर्टेंस, क्यों मैं बार बार इसको लिख रहा था, क्यों इतना पीछे पड़ा था कि ये सब चीजें काम आएंगी। देखिए, लेफ्ट टू राइट चलने पर, लेफ्ट टू राइट चलने पर जो अक्षर जिस प्लेस पे आ रहा है, जो लेटर जिस प्लेस पे आ रहा है उसको उस लेटर का क्या बोल रहे हैं आप, प्लेस वैल्यू। ऐसा ये एकदम रटा होना चाहिए, एकदम रटा होना चाहिए, तब काम आसान होगा। तो बैठ के रटना नहीं है, वो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे ना वो चीजें आपको याद हो जाएंगी। ये एकदम रटा होना चाहिए आपको, जो अक्षर जिस प्लेस पे आ रहा है उसको उस अक्षर का प्लेस वैल्यू कहेंगे अपन। जैसे ए आ रहा है पहले प्लेस पे, तो ए का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 1। एम आ रहा है 13वें नंबर पे, तो एम का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 13। एकदम रटा होना चाहिए ये, तो आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को कर पाएंगे, या सीरीज लेटर्स पे जो आएगा, एनालॉजी जो लेटर्स पे आएगा, क्लासिफिकेशन जो लेटर्स पे आएगा, वो सब कर पाओगे आप जब ये सब एकदम रटा रहेगा तब। बहुत काम का है ये, इसके बिना तो कुछ होना नहीं है। 6 चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, तो कुछ तो आपको याद ही होगा इसमें से, जैसे ABCD तो याद ही होगा, शुरू के 4 हैं, XYZ तो याद होगा, लास्ट के 3 हैं, T20 से T वगैरह याद हो जाता है, T याद हुआ तो उसके आगे पीछे के एक याद हो जाते हैं, W23 जनरली बच्चों को याद रहता है। मेरे को ये पूरा चाहिए कि ये पूरा आपको याद रहे, तो वो प्रैक्टिस करते करते चीजें याद हो जाएंगी। बस समझ में तो आ रहा है कि प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है। लेफ्ट टू राइट चलने पर जो लेटर जिस प्लेस पे आ रहा है उसको उस लेटर का प्लेस वैल्यू बोल रहा हूं मैं। क्लियर है यहां तक, लिखे इसको, लिखे यहां तक, लिखते चलना, नोट्स ही काम आएगा यार। बनता तो सभी से, इसमें क्या ही है, अंग्रेजी वर्णमाला तो लिखा हो, इंग्लिश अल्फाबेट तो बनता तो सभी से है, लेकिन नोट्स बनाते चलिए। अगला आता है अपोजिट वैल्यू। अपोजिट वैल्यू, अपोजिट वैल्यू ये क्या होता है। अब जैसे फिर से मैं अपना नाम लिखूं तो अपोजिट वैल्यू का मतलब क्या होता है, इस बार मैं कैसे चलूंगा, राइट टू लेफ्ट, इस बार मैं राइट टू लेफ्ट चलूंगा। राइट टू लेफ्ट चलने पर जो अक्षर जिस प्लेस पे आएगा, जैसे आई आएगा कौन से प्लेस पे, पहले प्लेस पे, वी आएगा कौन से प्लेस पे, दूसरे प्लेस पे, ए आएगा तीसरे प्लेस पे, और आर आएगा चौथे प्लेस पे। तो राइट टू लेफ्ट चलने पर जो अक्षर जिस प्लेस पे आएगा उसको मैं क्या बोलूंगा, अपोजिट वैल्यू। समझ आ रहा है। राइट टू लेफ्ट चलने पे, अपोजिट का मतलब उल्टे साइड से ऐसे चल रहे हैं, तो राइट टू लेफ्ट चलने पर जो अक्षर जिस प्लेस पे आएगा उसको मैं उस अक्षर का अपोजिट वैल्यू बोलूंगा। तो फिर से यहां पर अंग्रेजी वर्णमाला लिख रहा हूं मैं, ये देखिए, फिर से लिखिए सभी लोग, उसी में सब हौच पौच मत करिएगा। किसी एक चैप्टर की बात होती तो मैं इतना लिखने नहीं बोलता, लेकिन ये 6 चैप्टर पूरे जब तक खत्म नहीं होंगे इन बातों की आवश्यकता पड़ते रहेगी। ये देखिए, इस बार मैं राइट टू लेफ्ट चलता हूं, ऐसा राइट टू लेफ्ट चलने पर देखिए, जेड आएगा पहले नंबर पे, वाई दूसरे पे, एक्स तीसरे पे, डी चौथे पे, ऐसा। ये देखिए, तो ये कहलाएगा क्या, अपोजिट वैल्यू, ये अपोजिट वैल्यू कहलाएगा, लिख लेंगे। ये हो जाएगा अपोजिट वैल्यू। तो राइट टू लेफ्ट चलने पर जो अक्षर, जो लेटर जिस पोजीशन पे आएगा उसको उस अक्षर का मैं अपोजिट वैल्यू कहूंगा।
जैसे z का अपोजिट वैल्यू क्या हो जाएगा 1, m का अपोजिट वैल्यू क्या है 14, j का अपोजिट वैल्यू क्या है 17, दिख रहा है सभी को। r का अपोजिट वैल्यू क्या है 9, दिख रहा होगा सभी को। e का अपोजिट वैल्यू क्या है 22, d का अपोजिट वैल्यू क्या है 23, दिख रहा है सभी को। अब मैं बोल रहा कि प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू दोनों याद होना चाहिए आपको। अभी तक किसी को याद करने बोल रहा था, अब मैं बोल रहा अपोजिट वैल्यू भी याद होना चाहिए, तब कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बनेंगे आपसे। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस मैं लिख रहा था आपके सामने, देखो ना, ये जो क्वेश्चन मैं लिख रहा था, ऐसे क्वेश्चन, ये देखो ऐसे क्वेश्चंस जो मैं लिख रहा था, ऐसे क्वेश्चंस जो मैं लिख रहा था, यहां पर आपको हर अक्षर का प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू रटा हुआ होना चाहिए, तब क्वेश्चंस बनेंगे। हर अक्षर का बोल रहा, प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू रटा हुआ होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर इसको भी याद करेंगे, इसको भी याद करेंगे, तो पूरा हौच पौच हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, सब भूल जाएंगे। क्योंकि सर प्लेस वैल्यू रटने बैठेंगे, फिर अपोजिट वैल्यू रटने बैठेंगे, तो मैं बोल रहा केवल आप प्लेस वैल्यू को याद करिए, अपोजिट वैल्यू अपने आप याद हो जाएगा। क्यों याद हो जाएगा? तो एक तथ्य, एक फैक्ट समझना क्या है, और वो फैक्ट कहां से आया बताऊंगा। किसी भी लेटर का प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू का टोटल हमेशा कितना होगा 27 ही होगा। क्यों 27 होगा, कहां से आया 27 बता रहा हूं मैं, लेकिन याद रखिएगा किसी भी लेटर के प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू, किसी भी लेटर के प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू का टोटल कितना बैठेगा 27 ही बैठेगा। अब देखो कितना आसान हो जाएगा, ध्यान दो एक बार। टी का प्लेस वैल्यू बोलो कितना 20, 20, तो अपोजिट वैल्यू सीधे बोलेंगे कितना होगा 7, 27 पूरा करना है अपन को, तो प्लेस वैल्यू अगर 20 है तो अपोजिट वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। समझ आ रहा है? क्यों 27 हो रहा है मैं बताऊंगा, उसको अभी छोड़ो। मैं बोल रहा कि किसी भी लेटर के प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू का टोटल कितना हो जाएगा 27। प्लेस वैल्यू 20 है तो अपोजिट कितना 7, सीधे। जैसे आर का प्लेस वैल्यू कितना है 18, तो अपोजिट वैल्यू कितना हो जाएगा 9, क्योंकि टोटल मेरे को कितना करना है 27 करना है। जैसे डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू कितना है 23, तो अपोजिट वैल्यू कितना हो जाएगा 4, टोटल मेरे को 27 पूरा करना है। जैसे जे का प्लेस वैल्यू कितना है 10, तो अपोजिट कितना हो जाएगा 17। 27 के लिए कितना रिमेनिंग बच रहा है वो देख लो। एम का प्लेस वैल्यू कितना है 13 है ना, तो अपोजिट कितना 14। अरे समझ आ रहा है यार क्या बोल रहा हूं, आप ही को बोल रहा हूं, समझ आ रहा है? इतना एकदम सिंसियर हो कि एकदम ऐसा ऊपर से जा रहा है यार, समझ आ रहा है ना? 27 क्यों होता है ये तो मैं समझाऊंगा अभी, लेकिन 27 होता है ये फिलहाल याद करिए। तो प्लेस वैल्यू अगर 10 है तो अपोजिट कितना होगा 17 होगा। अरे 27 दो ठो का टोटल करना है मेरे को, प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू का टोटल कितना करना है 27। तो प्लेस वैल्यू 20 है तो अपोजिट कितना होगा 7 होगा ना। प्लेस वैल्यू 23 है तो अपोजिट कितना होगा 4। प्लेस वैल्यू 25 है तो अपोजिट कितना 2। समझ आ रहा है आपको? प्लेस वैल्यू 10 है तो अपोजिट कितना होगा इसका 17। प्लेस वैल्यू 18 है तो अपोजिट कितना होगा 18 है तो 9 होगा। कहां से आए 27 समझना, ये 27 क्यों होता है समझना, इस बात को ध्यान से देखो। 27 क्यों होता है ये समझो एक बार। जैसे मान लो ऐसे मैं गया और यहां पे क्या आया m, ऐसे करते करते x y z, m का प्लेस वैल्यू क्या है 13। प्लेस वैल्यू का मतलब समझ आ रहा है, पहले नंबर पे a, दूसरे पे b, तीसरे पे c, ऐसे करते करते m कौन से नंबर पे आया 13वें नंबर पे आया। अपोजिट वैल्यू देखते हैं तो m का अपोजिट वैल्यू क्या आएगा 14। पहले नंबर पे z, दूसरे पे y, तीसरे पे x, ऐसे करते करते m कौन से नंबर पे 14। अब एक बात बताओ मेरे को, m को मिला करके यहां पर कितने लेटर्स हैं 13 है ना। m को मिला करके कितने लेटर्स हैं 13, पहला दूसरा तीसरा, ऐसे m को मिला करके कितने लेटर्स हैं 13। और इधर पे m को मिला करके कितने लेटर्स हैं 14। अरे पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके 14, तो दोनों का टोटल तो ऑब्वियस सी बात है सर 27 ही होगा, क्योंकि इन 13 लेटर्स में भी m आ गया, इन 14 लेटर्स में भी m आ गया, m 2 बार आ गया, इसीलिए टोटल 26 की जगह पे कितना हो जा रहा है 27 हो जा रहा है। अरे समझ आ रहा है कि प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू का टोटल 27 क्यों हो रहा है, समझ पा रहे हो? प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू का टोटल 27 क्यों हो रहा है, समझ पा रहे हो ना? क्योंकि m का प्लेस वैल्यू 13, मतलब m को मिला करके यहां पे कितने लेटर्स हैं 13। अरे पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे करते करते m 13वें नंबर पे आ रहा है। जैसे रैंकिंग इतना तो बेसिक जानते होगे यार, जैसे मान लो यहां राम बैठा है,
यहां श्याम बैठा है, यहां मोहन बैठा है, यहां सोहन बैठा है। इधर से लेफ्ट एंड से सोहन का पोजीशन कौन सा है? चौथा। इसका मतलब सोहन को मिलाकर के इधर पे कितने बच्चे हैं? 4। यही तो मतलब होता है ना। लेफ्ट पोजीशन से, लेफ्ट एंड से सोहन का पोजीशन है 4th, मतलब सोहन को मिलाकर के यहां पे कितने बच्चे हैं? 4। तो वैसे ही इधर से देखने पर m का पोजीशन है 13वां, मतलब m को मिलाकर के यहां कितने लेटर्स हैं? 13। इधर से देखने पे m का पोजीशन है 14, मतलब m को मिलाकर के यहां कितने लेटर्स हैं? 14। तो दोनों का टोटल तो ऑब्वियस सी बात है कितना होगा? 27 होगा। दोनों का टोटल 27 क्यों हो रहा है? क्योंकि इन 13 लेटर्स में भी m आ गया, इन 14 लेटर्स में भी m आ गया। m 2 बार काउंट होने की वजह से टोटल कितना बैठ रहा है? 27। ए का देखो ना, प्लेस वैल्यू क्या है? 1, और अपोजिट क्या है? 26। तो दोनों का टोटल तो ऑब्वियस सी बात है कितना होगा? 27। बी का प्लेस वैल्यू कितना है? 2, अपोजिट कितना? 25। दोनों का टोटल ऑब्वियस सी बात है कितना होगा? 27। तो किसी भी लेटर के प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू का टोटल आपको कितना मिलेगा? 27। कोई भी लेटर हो तो आप किसी भी लेटर का प्लेस वैल्यू को याद रखो, अपोजिट अपने आप याद हो जाएगा आपको। प्लेस वैल्यू को याद रखिए बस। समझ आ रहा है? तो वो आपको धीरे धीरे करके याद हो जाएगा। रटना नहीं है, घर जाके बहुत सारे यूट्यूब में शॉर्टकट मिल जाएंगे रटने के आपको, बता देंगे। ऐसा कुछ कुछ पढ़े हो क्या? ऐसा ई ज्योति करके कुछ कोई सुना है? ऐसा कौन सुना है? सुने हैं? क्या मतलब है इसका? हाँ, 5, 10, 15, 20, 25 को याद करने के लिए ई ज्योति करके बताते हैं। ये लेवल में अगर आपको पढ़ना पड़ जाए तो फिर क्या ही पढ़ोगे बताओ। इस स्थिति में अगर आपको तैयारी करनी पड़े कि ई का 5 होता है, इसको याद करने के लिए ई ज्योति से आप याद करें, इतना थोड़ी अपन को नीचे गिरना है यार कि ऐसे छोटे छोटे शॉर्टकट याद करेंगे। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो आप, पीएससी की तैयारी भी अगर करते हैं आप, ऑलरेडी इतना लोड है जीएस का, साइंस का, लैंग्वेज का, उसके बाद आप ये सब फालतू थोड़ी पढ़ोगे यार कि जे को 10 के लिए ई ज्योति से याद आएगा आपको। अरे वाई 25 होता है यार, होता है ना 25 वाई, जेड के पहले वाला है। टी मैंने बता ही दिया 20, T20 से तो याद हो ही जाएगा। T20 मैच जान देखे हो कि नहीं देखते हो? T20 मैच जानते हो क्या होता है? क्या होता है T20 का मतलब? क्या उसमें 20 का मतलब क्या है वहां पे? अभी वर्ल्ड कप होने वाला पता है कब से? आपको पता था T20 में 20 का मतलब क्या है? नहीं पता? क्रिकेट देखते ही नहीं हो क्या आप लोग बिल्कुल भी? तो फिर क्या देखते हो? बस वो बल्ला कौन पकड़ा है और बॉल कौन पकड़ा है। मेडन ओवर क्या होता है बताओ तो आप? चलो, मेडन ओवर क्या होता है? मेडन ओवर क्या होता है क्रिकेट के? नहीं पता? ये सीजीपीएससी मेंस में पेपर 7 का पार्ट 2 में आया है। पेपर 7 का पार्ट 2, सीजीपीएससी की बात कर रहा हूँ। अरे आप लोग में थोड़ा मोड़ा तो होगा ना यार, आईआर वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह तो कुछ कुछ होगा ही। होगा क्या होता है? मैं बोल रहा हूँ होगा, आपको तो बोलना चाहिए है कि नहीं है। स्पोर्ट्स वगैरह होगा ना कुछ कुछ आपके सिलेबस में, है ना? तो वैसे सीजीपीएससी मेंस में पेपर 7 जो होता है उसका पार्ट 2 में ऐसा है, पूरा स्पोर्ट्स आता है वहां पर। तो वहां पे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था कि मेडन ओवर क्या होता है क्रिकेट के खेल में। तो लड़कियां जो हैं वो नहीं जानती इसको। एक बैच ऐसा था जिसमें 200 बच्चे बैठे होंगे, अभी मैं बिलासपुर में ले रहा था, 200 बच्चे बैठे थे, आधी लड़कियां, आधी क्या 60% लड़कियां थी। परसेंटेज का एक क्वेश्चन आया क्रिकेट का, तो फिर मैं जनरली बातचीत करने लग गया ऐसे क्रिकेट के उनके बारे में, उनसे बात करने लग गया। तो मेडन ओवर एक लड़की को नहीं पता था, लगभग 100-120 लड़कियां बैठी थी उसमें, मेडन ओवर पता ही नहीं था। तो मेरे को समझ में आया कि लड़कियों के लिए क्रिकेट कितनी बड़ी चीज है। किसी लड़की को पता है मेडन ओवर क्या होता है? किसी भी लड़की को? किसी को नहीं पता? थोड़ा मोड़ा देखो क्रिकेट वगैरह भी, क्या होता है यार मेडन ओवर? एक भी रन नहीं जा रहा है अगर आपके एक ओवर में। अब एक ओवर में 6 बॉल होती हैं क्या? ये भी नया प्रश्न है। ये भी नया हो गया मेरे लिए, तो आपके लिए तो नया था ये, आपके लिए तो नया था ये कि एक ओवर में 6 बॉल होती हैं। पता था 6 बॉल होती हैं? 6 अलग अलग बॉल होती है कि एक ही बॉल होती है? 6 बार फेंकना है उसको, 6 बार ना? कंफर्म है एक ओवर में 6 बॉल होती हैं? देखो, अच्छा एक लड़की तो ऐसी थी, जब मैं उससे पूछा कि मान लो कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा है और 6 लगाया, मान लो वो 6 तो पता है 4 6 क्या होते हैं? तो कोई बल्लेबाज ऐसा छक्का मारा और बॉल हवा में है, वो स्टेडियम में जाके गिरने वाली है और
वो बल्लेबाज 2 रन दौड़ भी गया तो उसके टोटल रन कितने हो गए? तो बोलती है 8 रन हो गए उसके टोटल। सही होंगे ना कि 8 होंगे? थोड़ा मोड़ा नॉलेज रखो क्योंकि क्वेश्चन आएंगे, परसेंटेज में क्वेश्चन आएंगे, एवरेज में क्वेश्चन आएंगे, क्रिकेट की बहुत सारे, मैथ्स पढ़ेंगे तो परसेंटेज में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। थोड़ा मोड़ा जनरल जानकारी तो हर खेल का होना चाहिए, रखो उनको। तो T20 से तो बताने का मतलब ही नहीं आप लोगों को तो कि T20 से टी का क्या होगा 20। मेरे को तो ये लगता है कि कुछ भी ऐसा ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं है, इतना भी मेहनत, इतना प्रैक्टिस करेंगे अपन कि अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। इतना प्रैक्टिस करेंगे अपन, क्योंकि 6 चैप्टर में हर जगह पे आवश्यकता पड़ेगी इसकी। तो फिर मेरे को लगता है कि ये सब ऐसा कोई शॉर्टकट बना करके याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब ओ का सीधे 15 बोलेंगे ना अपन, ऐसा थोड़ी कि ई ज्योति में ओ का 15 था तो ओ 15 होगा, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। तो ये सब फालतू चीजें हैं, ये सब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इतना प्रैक्टिस होगा कि चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। वो उसका चिंता मत करो, वो याद हो जाएगा। वो ऐसा घर जाके याद करने मत बैठना इसको। तो ये प्लेस वैल्यू क्या होता है समझ आ गया? ये समझ आया ना कि प्लेस वैल्यू होता क्या है, अपोजिट वैल्यू क्या होता है, ये समझ आ गया? दोनों याद रहेगा। प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू का टोटल कितना? 27, ये याद रहेगा। किसी भी लेटर के प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू का टोटल 27। प्लेस वैल्यू अगर 10 है तो अपोजिट 17, प्लेस वैल्यू 20 है तो अपोजिट 7, प्लेस वैल्यू 18 है तो अपोजिट हो जाएगा 9, प्लेस वैल्यू 23 है तो अपोजिट हो जाएगा 4। क्यों 27 होता है? तो वो रीजन मैंने आपको बताया कि m का प्लेस वैल्यू 13, मतलब m को मिला के यहाँ 13 अक्षर, अपोजिट वैल्यू अगर 14 तो m को मिला के यहाँ 14 अक्षर, दोनों का टोटल किया तो कितना आया? 27, क्योंकि इन 13 में भी m शामिल है और इन 14 में भी m शामिल है। अब देखना इसका इंपॉर्टेंस दिखाता हूं आपको, लॉजिक कोड को डिकोड करने में, लॉजिक को ढूंढने में काम आएगा। जैसे मैं आपको बोला कि r में +5 करने पर क्या आएगा, r में +5 करने पर क्या आएगा, r में +5 करने पर क्या आएगा? कौन सा लेटर आएगा? w आएगा। करो करो, थोड़ा बन तो जाएगा, समय लगेगा, लगाओ ना समय, क्या दिक्कत है, तभी तो याद होगा ना। r में +5 क्या आएगा? r का प्लेस वैल्यू कितना? 18। 18 में +5 करने पर कितना? 23 में क्या आता है? वही पूछ रहा हूं, समझ आ रहा है? r का प्लेस वैल्यू होगा कितना? 18। 18 में +5 किए 23, 23 में क्या आएगा? w। ये सब करना पड़ेगा क्वेश्चन में, पहले ही पूरा बता दे रहा हूं ताकि क्वेश्चन में जाके तकलीफ ना हो आपको। समझ आ रहा है क्या किया हो ना? ये करना पड़ेगा काम आपको। तो r का नंबर होता है 18, 18 में +5 किए 23, 23 में क्या आएगा? w। अब ऐसा गिनने मत बैठ जाना, आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू, ऐसा मत करना यार, वैसा करोगे तो प्रश्न बनेंगे ही नहीं आपसे, कोड को डिकोड कर ही नहीं पाओगे। तो नंबरिंग से पूरा याद करो, और नंबरिंग थोड़ा सोचो। अब आर में +5 किया तो आर का सर 18, 18 में +5 किया 23, 23 में क्या आता है? डब्ल्यू, ऐसा सोचना। चलो बताना मेरे को। एम, एम में +7 किया, सोचो सोचो, थोड़ा सोचो, ट्विस्ट आएगा देखना अभी बहुत सारा। क्या आएगा? m में +7 किया, क्या आएगा? t। आ रहा है t? m का नंबर बोलो। 13। 13 में +7 कितना आ जाएगा? 20 में क्या होता है? t। ठीक, चलो आगे बताना मेरे को। w में मान लीजिए मैं 5 माइनस किया, आएगा w कितना? 23। 23 में 5 माइनस करूंगा कितना आएगा? 18। 18 में क्या होगा? r। इसमें भी कोई परेशानी नहीं हो रही है। चलो j में +4 करने पर क्या आएगा? नंबरिंग से करना पूरा काम, तब कोड डिकोड हो पाएगा। ठीक आएगा। j का नंबर कितना? 10 में +4 किया 14, 14 में क्या होगा? n। हो सकता है समय लग रहा हो आप लोग को क्योंकि याद नहीं है अभी, समझ में तो आ रहा है ना कि क्या चल रहा है? समझ में आ रहा है, वो धीरे धीरे करके याद हो जाएगा। समझ में जहां नहीं आएगा वहां पूछना मेरे से, समझ में आना इंपॉर्टेंट है, वो नंबरिंग याद होगा तो ये काम बहुत आसान हो गया आपके लिए। चलो एक और लास्ट पूछता हूं, उसके बाद थोड़ा सा ट्विस्ट बताऊंगा क्या आता है। एस में मैं मान लो -5 किया, एस में -5 किया, एन आएगा। एस का नंबर बोलो। 19। 19 में 5 माइनस किया 14, 14 में क्या आता है? एन। ठीक, नंबरिंग का खेल है पूरा, वापस से रिकॉल कर रहा हूं। देखो मैं बोला आर में +5 किया तो 18 में +5 23, 23 में क्या आएगा? डब्ल्यू। एम में +7, 13 में +7 20, 20 में क्या आएगा? टी।
W 23 में 5 माइनस किया 18, 18 में R, 10, 10 में +4, 14, 14 में N, 19, 19 में -5 कितना आएगा 14, 14 में क्या आएगा N। ठीक, चलो अब बताना मेरे को। B में -5 किया, B में -5 किया, B में -5, ये सब भी आएगा देखना अभी। W ऐसा देख के बताए हो क्या? कोड डिकोड तभी हो पाएगा, कोड डिकोड तभी हो पाएगा जब आप ये सब चीजें कर पाएंगी, वरना वो सब वहां पे थोड़ी कि W के पहले, W के बाद, B के पहले, B के बाद, वो सब थोड़ी करना है अपन को, बहुत समय लग जाएगा उसमें। तो क्या W आ रहा है क्या? W आ रहा है? B में क्या बोला मैं? 5 कम करो, तो B में 5 कम करेंगे तो 1 कम करेंगे तो A आएगा, फिर Z, फिर Y, फिर X, फिर W। लेकिन ऐसे थोड़ी करने बैठेंगे यार। आप क्या बोल रहे हैं जी? अपोजिट क्यों लेंगे अपन? मैं बोला B में 5 कम करो, B में 5 कम करने का मतलब 20 से 5 पहले कौन है? 10 में 5 कम करने का मतलब 10 से 5 पहले कौन है? 10 में 5 ज्यादा करने का मतलब 10 में 5 जोड़ रहे हो, 10 में 5 कम करने का मतलब 10 से पहले कौन है 5वें नंबर पे, यही मतलब होता है ना यार। अरे एडिशन सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? मैं बोला कि 10 में 5 जोड़ो, इसका मतलब 10 के बाद, समझ आ रहा है, 15वें नंबर पे कौन है। 10 में 5 कम करो मतलब 10 से पहले 5वें नंबर पे कौन है, यही तो बताते हो आप। तो मैं बोला यहां पर B में 5 कम करो, तो B का नंबर होता है 2। अब आप ऐसे तो कर पा रहे हैं कि B के पहले A के पहले Z, Z के पहले Y के पहले X के पहले W, लेकिन ऐसे थोड़ी करेंगे एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में तो एक ही वर्ड में 6-6 लेटर्स आएंगे यार, एक ही वर्ड में 6-6 लेटर्स आएंगे। जैसे आंसर कोई वर्ड है उसमें कितने लेटर्स हो गए 6, अब उन 6 में ऐसे ऐसे करने बैठ जाएंगे तो हो पाया, फिर तो 2 घंटे में तो आपको यही सब चलेगा, 2 ही 4 प्रश्न करोगे ढंग से। आपको कैसे बनाना है देखो, 2 में 5 कम करना है, लफड़ा आ गया, 2 में 5 घटाने में तो नेगेटिव आंसर आ रहा है ना। अभी तक तो लफड़ा नहीं था सर, 23 में 5 माइनस करना है कर लिया सर, 19 में 5 माइनस करना है कर लिया, इसमें ऐड करना है कर लिया, इसमें ऐड करना है कर लिया, इसमें ऐड करना है कर लिया। यहां पे कैसे करूं सर, 2 में 5 कम कैसे करूं? ऐसे तो कर ले रहा हूं मैं A Z Y X W, लेकिन ऐसे करने में थोड़ी आपका ये कोई व्यवहारिक तरीका है, ये तो फिर प्रश्न बना ही नहीं पाओगे आप। तो क्या करना है ध्यान से समझना, ऐसा लफड़ा जब पैदा होगा ना, तो B को 2 के साथ साथ अपने मन में क्या रीड करना है 28। कैसे 28 रीड कराओ देखो, X Y Z, ये बहुत काम का चीज है ये सब। ये देखो X का नंबर बोलो 24, 25, 26, 1 2 3 4, अब A 26 प्लस 1 27, B 26 प्लस 2 28, C 26 प्लस 3 29, D 26 प्लस 4 30। कहने का मतलब A जो है 1 के साथ साथ 27 भी है, आवश्यकता पड़ने पर, नीड होने पर ए जो है वो 1 के साथ साथ क्या है 27। समझ आ रहा है कैसे 27? क्योंकि जेड के बाद वापस से एबीसीडी चालू हो गया, तो ए 1 के साथ साथ 27 भी है, बी 2 के साथ साथ 28 भी है, सी 3 के साथ साथ 29 भी है, डी 4 के साथ साथ 30 भी है। ऐसे याद करना है देखो, A 26 प्लस 1 27, B 26 प्लस 2 28, C 26 प्लस 3 29, D 26 प्लस 4 30। तो यहां पर जब लफड़ा हो जाए कि सर 2 में 5 कैसे सब्ट्रैक्ट करूं, लफड़ा हो रहा है, तो अपने मन में 2 को क्या बोले 28, 28 में 5 माइनस किया क्या होगा 23, 23 में क्या होगा W। तब कोड डिकोड हो पाएगा आपसे, समझ आ रहा है, वरना कोड डिकोड ही नहीं हो पाएगा। कोड डिकोड हो पाएगा तब तो अपन जो वर्ड पूछा रहेगा उसमें उस कोड को इंप्लीमेंट कर पाएंगे, तो उसके लिए पूरी बेसिक जानकारियां हैं। सीधे क्वेश्चन में आकर के मैं इन जानकारियों का यूज करता तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे वहां पर, इसलिए पहले ही पूरा मैं जानकारी आपको बता रहा हूं। और ये केवल कोडिंग डिकोडिंग तक सीमित नहीं रहेगा, 6 चैप्टर तक जानकारी चलते रहेगी। देखो ना कितना आसान हो गया, आप देखना। मैं बोला ए में 7 कम करो, लफड़ा हो रहा है सर, ए का होता है एक, एक में 7 कम करने पर लफड़ा हो रहा है, तो ए को एक के साथ साथ अपने मन में क्या रीड करो 27, 7 कम करो 20, 20 में क्या आएगा टी। कितना आसान हो गया देखो, ऐसे करने लग जाओगे तो फिर तो हो पाया आपका काम। ए से पहले होता है क्या जेड, जेड से पहले क्या वाई। चलो मैं बोला पढ़ो तो आप जेड से लेके ए तक पढ़ो तो चलो। अरे देख के नहीं पढ़ना है। हाँ
ठीक है, रहने दो। अब ABCD से पढ़ने बोलूं तो पढ़ देंगे जेड तक। ये समझ आ रहा है अंतर? क्योंकि आपके व्यवहार में बचपन से ABCD ऐसा चला है जेड तक। व्यवहार में अगर बचपन से ऐसा चला होता ZYXW तो याद रहता अपन को, लेकिन वैसा अपन को व्यवहार में पढ़ाया ही नहीं गया। बचपन से अपन को क्या सिखाया गया? ABCD ऐसे करते कहां तक? जेड तक। अपन को बचपन से अगर सिखाए रहते कि ZYWX ऐसा, तो अपन को वो भी याद हो जाता, लेकिन वैसा पढ़ा ही नहीं है, तो व्यवहार में है ही नहीं वो। तो मैं आपको बोलूंगा कि A में 7 कम करो, तो आप ऐसे गए ना कि A के पीछे Z, फिर Y, फिर X, फिर W, फिर V, फिर U, फिर T, तो हो पाया यार? एक ठो प्रश्न बनेगा वो भी मुश्किल से आपसे, और बनेगा भी नहीं क्योंकि कोड डिकोड ही नहीं हो पाएगा वहां पर, क्योंकि कोड को डिकोड करने के लिए अपन को देखना पड़ेगा +5 की -7 की ये की वो, तो ऐसा चलेगा ही नहीं काम। तो वहां पर आपको समझना है कि सर A एक के साथ साथ 27 भी है, 27 में 7 कम किए क्या आएगा? 20, और 20 में क्या होगा? T। समझ पा रहे हैं? तो याद रखिएगा A जो है 1 के साथ साथ 27, B2 के साथ साथ 28, C3 के साथ साथ 29, D4 के साथ साथ क्या है? 30 बनेगा। 31 का मतलब कौन सा लेटर की बात कर रहा हूं मैं? 31 ये सीधे 31 बोला मतलब 26 + 5, 26 में ब्रेक कर देना। 31 का मतलब 26 + 5, 5 में क्या आता है? E आता है। ऐसा समझ आ रहा है? तो जैसे मैं अगर आपको बोल दूं कि x में 6 ऐड करो और बताओ क्या आएगा, तो आप बोले सर 24, 24 में 6 ऐड किया 30, 30 में क्या होता है? D। सीधे ऐसा बोलना। 30 मतलब क्या? 26 + 4, 4 में क्या आता है? D आता है। सोच पा रहे हैं? इसको देखो एक बार पूरा, किसी पॉइंट में डाउट है तो पूछो। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये, यही सब इंप्लीमेंट करना है अपन को। ये सब समझ में आ गया तो बहुत आराम से कर लेंगे क्वेश्चंस। सोच पा रहे हो बोर्ड में जितना लिखा है? समय लगेगा आपसे क्योंकि अब आपको याद नहीं है अभी। जैसे जैसे चीजें याद होंगी एकदम खेल हो जाएगा ये। 1 सेकंड नहीं लोगे, याद हो जाएंगी चीजें। तो 1 सेकंड का समय नहीं लगेगा, बोल रहा हूं मैं आपको, याद हो जाएगा। 3-4 लेक्चर देखना ना, हो जाएंगे ना। 3-4 लेक्चर इस वीक का गुरुवार तक का क्लास में देखना, कैसे एकदम फ्लुएंट हो जाएगा आपको। नींद से उठा के कोई बोलेगा आपको R मतलब तो आप बोलेंगे 18, T मतलब तो आप बोलेंगे 20, ऐसा हो जाएगा देखना। इतना रीजनिंग का भी 6 चैप्टर में इतना काम कर लेंगे कि चलते फिरते बोर्ड में 170 लिखा हुआ दिखाई देगा, कहीं पे फ्लैक्स में 170 लिखा हुआ दिखाई देगा, तो आपके दिमाग में आएगा ये तो 13 का स्क्वायर +1 है। ऐसा हो जाता है, देखना होगा, इतना प्रैक्टिस हो जाएगा इसका। देखना क्वेश्चन कितने आराम से बनेंगे। मैं PSC तक के क्वेश्चन कराऊंगा। PSC के टफ आते हैं क्वेश्चंस, 20, 21, 22 के PSC के क्वेश्चंस बहुत टफ थे, उन प्रश्नों को भी कराऊंगा। UPSC के तो क्वेश्चंस करेंगे अपन हर साल के, स्टेट PSCs के भी करेंगे अपन। क्लियर है यहां तक? बोलो, कोई डाउट तो नहीं किसी पॉइंट में? बताओ, इधर में किसी पॉइंट में डाउट आ रहा है तो बताइए मेरे को। तो A को 1 के साथ साथ 27 भी बोलेंगे, B को 2 के साथ साथ 28 भी बोलेंगे। क्लियर है यहां तक? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, जैसे मान लो B से मेरे को कहां जाना है? X। B से मेरे को X का रास्ता ट्रेवल करना है, B से X। कोड को डिकोड करते समय जैसे जाना पड़ेगा अपन को। B से कहां जाना है? X। B का नंबर बोलो, X का। तो मेरे को B से X का रास्ता तय करना है, तो B से X जाने के लिए मैं +22 नहीं करूंगा। पाथ हमेशा कैसा होना चाहिए? शॉर्टेस्ट। समझना बात को, पाथ हमेशा कैसा होना चाहिए? शॉर्टेस्ट, तभी आपको लॉजिक मिलेगा, वरना लॉजिक मिलेगा ही नहीं। B से X मुझे ट्रेवल करना है, B से X। अब B से X जाने का 2 रास्ता है आपके पास, 2 रास्ता है कि नहीं है? बोलो, B से X जाने का 2 रास्ता है कि नहीं है यार? एक आगे का रास्ता और एक पीछे का रास्ता। आगे का रास्ता का मतलब समझ आ रहा है? आगे का रास्ता मतलब C-D-E-F ऐसे होते होते कहां जाना? X। और पीछे के रास्ते का मतलब A-Z-Y ऐसे होते होते कहां जाना? X। कौन सा रास्ता पास है, आगे का कि पीछे का? पीछे का। ये +22 +20 +19 +18 ऐसा कुछ होना ही नहीं है। 6 के 6 चैप्टर में बोल रहा हूं, ऐसा कोई लॉजिक कभी मिलेगा ही नहीं। इतना लंबा पाथ कभी नहीं होगा, ये सब तो कभी मिलेगा ही नहीं आपको, ये सब कभी नहीं मिलेगा कि +19 -19 +22 +23, इतना लंबा पाथ कभी चूज नहीं करना है। लॉजिक नहीं तो नहीं मिलने वाला आपको। तो मैं बोला B से
x जाना है सर, तो आप अपने मन में क्या बोलना, b 2 के साथ साथ क्या है 28, 28 से 24 क्या बोलेंगे -4। ये होगा लॉजिक ढूंढने का तरीका। समझ आ रहा है? तब लॉजिक मिलेंगे आपको। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? b से x आगे के रास्ते जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको कैसे जाना पड़ेगा, पीछे के रास्ते। जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं, देखना क्लासिफिकेशन का लिख रहा हूं, सोचो इसी जानकारी के बेसिस पे देखना, एक प्रश्न लिखता हूं मैं। देखिए एक क्वेश्चन लिखा हूं आपके सामने, समझना। मैं बोला क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है ये, क्लासिफिकेशन। सोचो कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर चालू किया हो, लेकिन वहां पर क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको मैं, क्योंकि है यही सब चीजें जो पढ़ा रहा हूं। मैं बोला इन चारों में से अलग कौन है, बताओ इन चारों में से अलग कौन है। समझ आ रहा है? इन चारों में से तीन में एक सिमिलैरिटी है, इन चारों में से तीन में एक सिमिलैरिटी है, मतलब तीन किसी प्रकार से क्या है, सिमिलर हैं, और एक क्या है, अलग, वो अलग को छांटना है। तो आप सबसे पहले पता है क्या करते, ध्यान दो, वहां पे मत लिखो आप लोग। आप सबसे पहले क्या करते पता है, आप सबसे पहले नंबरिंग करते, इसमें स्टेप बताऊंगा, ये आएंगे क्वेश्चन ऐसे। नंबरिंग करते, देखो बी का नंबर क्या 2, एक्स का 24, टी 20, पी 16, करते ऐसा। ये कितना 14, ये 10, ये 6 और ये कितना 2, ये 19, ये 15, ये 11, ये 7, ये 12, ये 8, ये 4 और ये कितना 2। अब आप क्या बोलते सर 2 से 24 प्लस 22, ऐसा बोलते ना, नहीं पढ़ाया होता तो ऐसा ही बोलते आप कि 2 से 24 क्या हुआ प्लस 22, फिर यहां पे क्या हुआ -4, यहां पर क्या हुआ -4, इसमें सर 14 से 10 क्या हुआ -4, 10 से 6 क्या हुआ -4, 6 से 2 क्या हुआ -4, सर यहां पर हुआ -4, यहां पर -4 और यहां पर फिर से -4, सर यहां पर हुआ -4 -4 -2। ऐसा करते, शुरू में क्या लिखे थे आप +22 -4 -4, ऐसा लिखे थे आप। सर इसमें यहां से यहां +22, यहां से यहां -4, यहां से यहां -4, सर यहां से यहां -4, 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 यहां से यहां -2। अब मैं बोला इसमें अलग कौन है वो छाटो, तो फिर आपको लग रहा है सर ये भी अलग है और ये भी क्या है, अलग है। मामला फंस गया आपका। तो ये दो तो ठीक है सर, ये दो तो ठीक है सर, -4 -4 -4 -4 -4 -4, तीन सिमिलर होंगे किसी मैनर में, तीन सिमिलर होंगे और एक क्या होगा, अलग होगा। मामला फंस गया। गलती क्या की है, +22 आपको लिखना ही नहीं था यहां पर, +22 आपको लिखना ही नहीं था यहां पर। आपको 2 से 24 जाने के लिए +22 का रास्ता चूज किए, वहीं पे मार खा गए आप। दो मतलब क्या 28, 28 से 24 क्या लिखना था -4, इसका मतलब ये तीनों क्या है, सिमिलर, और ये वाला क्या है, अलग है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं? ये ऐसे क्वेश्चन आए, एसीएफ में आया था ऐसा क्वेश्चन, एसीएफ का एक क्वेश्चन कराऊंगा, देखना एसीएफ मतलब ये स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम की बात कर रहा हूं। सुने तो है ना एसीएफ वगैरह क्या होता है, नहीं सुने हैं क्या? एसीएफ रेंजर का पद क्या होता है, सुने हैं क्या? एक यूनियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम होता है, सुने हैं? डीएफओ बनते हैं जिसमें, डीएफओ का पद सुने कि नहीं सुने? यूनियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम, और एक होता है स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम। जैसे यूपीएससी स्टेट पीएससी, वैसे ही होता है आपका यूनियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम। डीएफओ का पद मिलता है जिसमें, डीएफओ सुने हैं? आईएएस अधिकारी के रैंक का पद है डीएफओ, फॉरेस्ट विभाग में पद होता है। वैसे ही स्टेट में होता है स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम, जिसमें एसीएफ और रेंजर का पद मिलता है। अच्छा पद है, डिप्टी कलेक्टर के बराबर का पद है एसीएफ का पद। एसीएफ के बाद 2-3 प्रमोशन होकर डीएफओ मिल जाता है आपको। जैसे उधर पे आईएएस मिलता है, इधर पे डिप्टी कलेक्टर मिलता है, उधर पे आईपीएस मिलता है, इधर पे डीएसपी मिलता है, वैसे ही उधर पे डीएफओ मिलता है, इधर पे एसीएफ मिलता है। तो उसी फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था ये। समझ आ रहा है? तो बच्चे गलती क्या करते कि सर 2 से 24 प्लस 22, फिर ये -4, ये -4, सर ये -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -2,
दिक्कत तो ये है सर, ये दोनों में तो चलो ये आ रहा है, लेकिन ये दोनों ही अलग हैं। तो आप गलती क्या कर रहे थे, b से x का सफर आपको तय करना था, तो b से x प्लस 22 नहीं, क्या बोलना था, -4। पाथ हमेशा शॉर्टेस्ट। अब वो पाथ कभी सामने का भी हो सकता है, कभी पीछे का भी हो सकता है। तो इन तीनों में सिमिलैरिटी समझ आई क्या है, इन तीनों में सिमिलैरिटी क्या है, -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4, लेकिन इसमें क्या है, -4 -4 -2, तो ये वाला क्या है, अलग है। ऐसे बनेंगे, देखो क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, यहीं पे बताया उसको मैं। तो लेटर्स पे खेल खेलना आना चाहिए आप लोग को। तो जितनी बातें बताए इसको पढ़ के आइए, समझ आ रहा है, इसको इंप्लीमेंट करेंगे अपन कल। इसके अलावा वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं पता है, ये लिख लीजिए, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। ये समझ आ रहा है, जो लिखा हुआ ये स्लाइड में जो जानकारी लिखी है बहुत काम की है ये। जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे देखना आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी। स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, ये तो पता होगा, ए ई आई ओ यू, याद है ना, और बाकी सब क्या है, कॉन्सोनेंट। ए ई आई ओ यू ये स्वर है, बाकी सब क्या है, कॉन्सोनेंट। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होगा ना, वॉवेल्स का अलग कोड कर देगा और कॉन्सोनेंट का अलग कर देगा। वॉवेल्स का अलग कोड करेगा, कॉन्सोनेंट का अलग। तो वहां पर आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि सर इनमें ऐसी क्या खासियत है कि इनका कोड अलग किया है, इनका कोड अलग किया है। तो वहां पे वो डिफरेंशिएशन क्या होगा कि ये वॉवेल्स हैं और ये क्या है, कॉन्सोनेंट, ऐसा चलेगा। ऐसे ही सिंगल डिजिट वाले लेटर्स, सिंगल डिजिट वाले लेटर्स, सिंगल डिजिट वाले अक्षर और डबल डिजिट वाले अक्षर, ये आपको पता होने चाहिए। इनमें डिफरेंशिएट करके प्रश्न बनाएगा, सिंगल डिजिट वाले अक्षर और डबल डिजिट वाले अक्षर। तो सिंगल डिजिट वाले अक्षर कहां से कहां तक, ए से आई, 1 से 9, समझ पा रहे हैं। सिंगल डिजिट वाले लेटर्स ए से आई, ए का 1 और आई का क्या होता है 9, तो 1 से 9 सिंगल डिजिट वाले लेटर्स। डबल डिजिट वाले कहां से कहां तक, जे से जेड, 10 से कहां 26। इसमें प्रश्न बनते हैं सिंगल डिजिट वाले लेटर्स और डबल डिजिट वाले लेटर्स। सिंगल डिजिट समझ आ रहा है ना, सिंगल डिजिट का मतलब एक ही अंक, डबल डिजिट का मतलब 2 अंक, याद रहेगा ये। एक और लिख लो लास्ट, बीजांक, इंग्लिश में भी इसको बीजांक ही बोल देते हैं, बीजांक। ये पढ़े होंगे बचपन में आप लोग, बीजांक सुने हैं ये वर्ड, ये टर्म नहीं सुने हैं। डिजिट्स सम बोलते हैं इसको। जैसे 26 का बीजांक अगर मेरे को लिखना है, बीजांक ऑफ 26 क्या होगा, क्या क्या बोले आप, कैसे बोले 28, बीजांक का मतलब ऐसा, डिजिट जो है उनका टोटल करिए। बीजांक का मतलब डिजिट्स का टोटल करिए, वो टोटल जब तक सिंगल डिजिट में नहीं आता करते रहो, समझ आ रहा है। इसको बोलते हैं बीजांक, डिजिट्स सम बोलते हैं इसको। तो कभी कभी देखना एक बड़े से वर्ड का सिंगल डिजिट में कोड लिख देगा, तो अपना दिमाग जाएगा कहां पे, बीजांक में, कि सारे प्लेस वैल्यूज का टोटल करके क्या लिख दिया गया होगा, बीजांक। ये सब अपन को सोचना होगा क्वेश्चन करते समय। जैसे 13 का बीजांक क्या बोलोगे, 4 बोलोगे, देखिए 4। अच्छा 147 का बीजांक क्या बोलेंगे, 147 का बीजांक 12 मतलब 3। सिंगल डिजिट में जब तक नहीं आएगा तब तक जोड़ते रहना है। 1 + 4 + 7 कितना हो गया 12, 1 + 2 कितना हो गया 3। सिंगल डिजिट खोजना है अपन को, सिंगल डिजिट। ये बचपन में ऐसा पढ़े होंगे बीजांक, वैदिक मैथ्स पढ़े होंगे उसमें ऐसा पढ़े होंगे, वैदिक मैथ्स। वैदिक मैथ्स तो फिर सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाया जाता था ना, है क्या, हाँ सीजी बोर्ड में 9th 10th में है वैदिक मैथ, सुने हो, एकाधिकेन पूर्वेण मेथड सुने हो, ऐसा न्यूनेन पूर्वेण, एकाधिकेन पूर्वेण, निखिलम मेथड, संस्कृत में नाम होते थे उनके, संस्कृत में। यूट्यूबर देखना जो आप लोगों को ऐसा दिखाएंगे ना, स्क्वायर रूट निकालने का शॉर्टकट, 10 सेकंड में स्क्वायर रूट निकालें, वैदिक मेथड है वो, समझ आ रहा है, 10 सेकंड में मल्टीप्लाई करें, वो वैदिक मेथड है। वो उनका कोई निकाला गया शॉर्टकट नहीं है, वो उनके पूर्वज जो है ना वो निकाल के गए हैं, संस्कृत में उनके नाम है। स्क्वायर रूट निकालने का शॉर्टकट बता देंगे आपको, स्क्वायर निकालने का शॉर्टकट बताएंगे, जैसे 96 का स्क्वायर निकालना है तो आपको बताएंगे शॉर्टकट इसका,
लिख दो 9 2 1 कितना 6, बताएंगे शॉर्टकट। ऐसा समझ आ रहा है? तो ये सब के पीछे पूरा वैदिक मैथ्स है। अब क्यों नहीं पढ़ाता उसको मैं, क्योंकि पर्टिकुलर किसी मेथड को आप सारे क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं कर पाओगे। जैसे 96 का स्क्वायर निकालने का एक मेथड है, इतना बड़ा नाम है उसका ना, यावदुनम तावदुनि कृत्य वर्ग च योजियत विधि। सोचो, अब आप बोलेंगे इंग्लिश में, तो इंग्लिश में भी यही है नाम ही यही है उसका, यावदुनम तावदुनि कृत्य वर्ग च योजियत विधि। ऐसा लगेगा संस्कृत का क्लास चल रहा है आपका। समझ आ रहा है? नाम ही याद नहीं हो पाएगा आपको। तो यावदुनम तावदुनि कृत्य वर्ग च योजियत विधि, ऐसा। लेकिन वो ऐसे नंबर्स के स्क्वायर निकालने में काम आएगा जो बेस के आसपास हैं। बेस मतलब 100, 1000, समझ आ रहा है? 10,000, ऐसे नंबर्स को बेस कहा जाता है। बेस के आसपास नंबर का स्क्वायर निकालने के काम में आएगा। 100 से कितना कम है ये? 4 कम है। समझ आ रहा है? तो 96 में 4 कम कर दो, कितना आ जाएगा? और वो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, ऐसा आ जाएगा। समझ आ रहा है? लेकिन आप बोलेंगे अब सर 56 का स्क्वायर निकाल के बताओ, तो चलो इस मेथड से नहीं निकलेगा, फिर ये समस्या है। तो जो वैदिक मेथड्स है ना, वो हर प्रश्न में लागू नहीं होते हैं, हर प्रश्न में लागू नहीं होंगे वो। समझ आ रहा है? इसीलिए उनको पढ़ाया नहीं जाता है। जहाँ पे है जैसे सीजीपीएससी मेंस का पूरा सेगमेंट है एक मेंस का, कि वैदिक मैथ्स का पूरा सेक्शन कवर करना होता है, वहां पे पढ़ते हैं बच्चे उसको। तो फिलहाल उसी में पढ़े रहते हैं बचपन में बीजांग को बच्चे ज्यादातर, तो उसी में। बाकी आजकल एनसीईआरटी में डाल दिया होगा, एनसीईआरटी में भी होगा, लेकिन वैदिक मैथ्स वगैरह में बहुत यूज होता है बीजांग का। बन जाएगा। बीजांग क्या होता है? इतना जानकारी को पढ़ के आना, इतने को पढ़ के आना, कल इंप्लीमेंट करेंगे इसको अपन, देखना। और यूपीएससी के 2-3 साल के क्वेश्चंस कराऊंगा कल, आराम से बनेंगे। स्टेप्स पूरे लिखवा दूंगा कि पहले ये करना, बाद में ये करना, बाद में ये करना। हर प्रश्न बनेगा, यूपीएससी का हो, स्टेट पीएससी का हो, एसएससी सीजीएल, जो उठाना है आपको। नोट्स लेकिन बनाते चलिएगा। आपको लगेगा ये सामान्य जानकारी है, इसको क्या ही लिखवा रहे हो सर। सामान्य चीजें ही तो पढ़नी है आपको। ऐसा तो है नहीं कि बहुत हायर मैथमेटिक्स पढ़ना है, कि कोई M1 M2 M3 पढ़ना है, ऐसा तो है नहीं। आपको 9-10 तक का ही पढ़ना है आपको, चाहे जीएस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे लैंग्वेज, जो भी हो। तो नोट्स बनाइएगा, नोट्स बहुत काम आएगा ये। अभी क्योंकि चीजें समझ में आएंगी, फिर आगे जाके रिवीजन करने के लिए कुछ नहीं रहेगा, तो सब भूल जाएंगे। इसलिए नोट्स प्रॉपर बनाते रहिएगा, जहां पे डाउट होगा पूछना। रेगुलर क्लास आओगे तो डाउट रहेगा ही नहीं, कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए। प्रैक्टिस शीट्स वगैरह मैं आपको दे दूंगा साथ साथ में। रेगुलर क्लास को अटेंड करना, सोमवार से गुरुवार तक क्लास दूंगा, 4 दिन हर वीक। तो रेगुलर क्लास को अटेंड करना, एकदम रिक्वेस्ट है ये, क्लास मत छोड़ना। और कभी कभार नहीं आ पा रहे हो तो रिकॉर्डिंग्स को देख के आना, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेगा आपके पास। समझ में सब आएगा, उसकी जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दीजिए। कल देखते हैं इसके आगे।